नमस्कार सभी साथियों। और आज हम 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यूनाइटेड नेशंस ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू किया था। और इसके अंदर आज के दिन पूरे दुनिया के अंदर जैव विविधता के बारे में बात की जाती है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में दो एक्सपर्ट हैं जो जैसलमेर जिले के अंदर गोडाउन विचरण क्षेत्र के अंदर अलग अलग अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक हैं हमारे राइट साइड में पार्थ जगानी जी। और पार्थ जगानी जी पिछले करीब एक दशक से जैसलमेर जिले में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती को प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरे हमारे साथी हैं अमिताभ बालोच जो जैविक खेती और उसी के साथ साथ सस्टेनेबल लाइवलीहुड और इन सब के ऊपर जैसलमेर जिले के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी आज की जब संगोष्ठी शुरू होती है, संगोष्ठी का आज का हमारा विषय है जैव विविधता, उसका संरक्षण और समेकित विकास। समेकित जैव विविधता पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलने वाले हर प्रकार के जीव जंतु और पादप का कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है और एक दूसरे पे कैसे वो निर्भर हैं। उसी के साथ में उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं और संरक्षण के साथ साथ हम एक ऐसे विकास के बारे में बात करें जिसमें जैव विविधता का संरक्षण भी हो और हमारा सामाजिक विकास भी हो और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी साथ का साथ होता रहे। और यूनाइटेड नेशंस की इस साल की जो थीम है, उस थीम का जो शब्द है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। मतलब हम ही इस सॉल्यूशन का, इसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हम ही एक पार्ट हैं और नेचर को बचाने के लिए हम उस सॉल्यूशन को कैसे आपके सामने पेश कर सकते हैं। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता पार्थ जगानी और अमिताभ बालोच, और इनसे हम बात शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो यूनाइटेड नेशंस ने पेश किया है। और उसके अंदर आप सभी ये वीडियो देखिए। तो मैं हमारे मुख्य वक्ता पार्थ जगानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज अपनी वार्ता को शुरू करें। और इनकी वार्ता का जो मुख्य विषय है वो ये है कि कैसे हम हमारे आसपास का जो खेती का जो सिस्टम है, पूर्वजों के काल से जो चला आ रहा खेती का सिस्टम है, उसके अंदर हमारे खेत के आसपास कौन कौन सी जंगली प्रजातियां मिलती है और उनका हमारी खेती के ऊपर कैसे सकारात्मक असर पड़ता है, जिससे हम जैव विविधता को भी बचा सकते हैं और साथ का साथ हमारा समेकित विकास की तरफ भी बढ़ सकते हैं। पार्थ जगानी जी। नमस्ते डॉक्टर दुगिया जी और सभी श्रोतागण। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पिछले कई वर्षों से 22 मई को मनाया जाता रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इसमें हम
जो है लोगों को उनके आसपास की जो जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब कि जीवों की जो विविधता है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, उन पेड़ पौधे हो, छोटे कीड़े मकोड़े हो, तो उन सब के बारे में उनको जागरूक करने के लिए ये एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हर जीव का एक दूसरे से आत्मनिर्भर का एक अनूठा जो है रिश्ता है, और उस रिश्ते से ही हमारा पूरा जो प्रकृति है और हमारा पर्यावरण है वो संतुलित रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर, डॉक्टर साहब ने मेरा परिचय करवाया कि मैं यहाँ पर एक दशक से जैविक खेती और इसके ऊपर काम कर रहा हूँ जैसलमेर के अंदर। तो एक्चुअली पूरा एक दशक नहीं हुआ है मुझे, अभी मेरे को जो है 6 साल हुए हैं और 7वां साल अभी रनिंग है इस कार्य को करते हुए। और विशेषकर क्योंकि हमारा जो वर्किंग एरिया है वो पश्चिमी राजस्थान में, और जैसलमेर जिला जो है वो मुख्य है, तो वहाँ पे ही हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो आपको सभी को मालूम होगा कि जैसलमेर एक रेगिस्तानी प्रदेश है जो, और भारत में सबसे कम वर्षा वाला इलाका है और पूर्णतः मरुस्थल है। लेकिन इस मरुस्थल में भी अनेक खासियतें हैं, और यहाँ पे जैव विविधता जो है वो दुनिया के सभी मरुस्थलों से सबसे ज्यादा है। लेकिन हमें पिछले कुछ दशकों में हमें जो बचपन से पढ़ाया गया है और हमारी जो पीढ़ियों को कि भाई हम एक मरुस्थल में रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पानी का अभाव है, यहाँ पे जीव जंतु नहीं रह पाते हैं, तो उसके कारण एक पूरी की पूरी अभी जो जनरेशन्स हैं उस जनरेशन के अंदर ये एक उसके माइंडसेट में आ गया कि भाई हम तो यहाँ पे एक वीरान बंजर इलाके में रह रहे हैं, हमें उस इलाके की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो आज हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबको इस विषय पे परिचित कराने के लिए एक छोटी सी वार्ता का आयोजन करा है। तो इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान के जो खेत हैं और विशेषकर हमारा आसपास का जो पर्यावास है, जिसमें हमारे ओरण हैं, गोचर हैं, तो सब हैं, ये एक बहुत समृद्ध जैव विविधता को पोषित करते हैं। और इस जैव विविधता के भरोसे ही यहाँ का जो प्राणी जगत है वो आपस में एक दूसरे से जीव जो हैं सामंजस्य बैठा के और उन पे आत्मनिर्भर होकर, और यहाँ पे आज से भी नहीं, हजारों करोड़ों सालों से इसी प्रकार रहते आए हैं। और कई जीव हैं जो कि इसी माहौल में ही विकसित हुए हैं। तो हमें जो है विशेषकर उस चीज को समझने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम लोग जो है ज्यादा जो इंटरेक्शन है मनुष्य का वो धरातल पर जो लोग काम करते हैं, जो समाज का जो समुदाय या जो वर्ग ज्यादा जमीन पे काम करता है वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहता है, तो उन्हें ये चीज को समझना ज्यादा जरूरी है कि उनके क्रियाकलापों से जैव विविधता को नुकसान तो नहीं हो रहा, या उनके क्रियाकलाप किस प्रकार जैव विविधता को जो है अफेक्ट कर रहे हैं या उसको ढाल रहे हैं। तो इसके लिए आज हमने जो विषय चुना है वो है कि भाई हमारा जो खेत है, जो हम कृषि कर रहे हैं, तो हमारे खेतों के आसपास की जैव विविधता और हमारे खेतों में जो जैव विविधता है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे जैसलमेर के जो खेत हैं। आपको मालूम होगा कि जैसलमेर के अंदर 3 प्रकार के खेती के तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो कि मुख्यतः एक तो नहर है जो कि इंदिरा गांधी नहर है जो पंजाब से आती है सतलुज नदी का पानी लेकर। तो उस नहर के पानी से हम यहाँ पे सिंचाई करके खेती कर रहे हैं। दूसरा हमारा तरीका है कि भाई हम जमीन के नीचे ट्यूबवेल खोदते हैं और उससे हम खेती करते हैं। तो वो इलाका नहरी इलाके से थोड़ा
दूर पड़ जाता है, वो इंटीरियर पार्ट्स में आ जाता है। जैसलमेर के वो इलाके जो जहाँ पे कि जमीनी पानी मीठा है और अधिक भी है, तो वहाँ पे ट्यूबवेल से खोद के और सिंचाई करी जा रही है। तीसरा जो तरीका है यहाँ का वो है एक कि भाई बरसात होती है और बरसात में खेती हो जाती है, उसे बारानी खेती कहते हैं, वो है। ये तीन तो हैं एकदम सामान्य तरीके हैं जो कि लगभग हर जगह पे अपनाए जाते हैं। लेकिन जैसलमेर में इन तीन के अतिरिक्त एक चौथा तरीका और है जो कि खड़ीन खेती का है, और जो सबसे ज्यादा यहाँ की जैव विविधता है वो इन खड़ीन खेती पे ही सबसे ज्यादा नजर आती है। खड़ीन जो है विशेषकर जैसलमेर के वो इलाके, वो खेत होते हैं जहाँ पे कि बरसात का पानी ऊपर से आता है, जो अपने चट्टानी पठार हैं, चट्टानी पठारों से पानी आके और नीचे डैम बना के रखे गए हैं जो कि बहुत 1000 साल पुराने, 800 साल पुराने डैम है, उनमें आके वो पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर उनमें खेती करी जाती है जब वो पानी सूख जाता है। तो ये एक बहुत यूनिक तरीका है खेती करने का जैसलमेर का, और सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो इसी इलाके में देखने को मिलती है। तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई हमारे जो है मुख्यतः जो है जो हम खेती कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारा जो पेड़ पौधों की जो जैव विविधता है उसके ऊपर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आपको अभी एक ये दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, थार मरुस्थल के खेतों और उनके आसपास की जैव विविधता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अधिकांशतः जो है पेड़ पौधे, जो हमारे स्थानीय पेड़ पौधे, उन्हें हम खरपतवार समझकर उनको हम उखाड़ देते हैं और उनको हानि पहुंचाते हैं। लेकिन कितने ही जो जीव जंतु हैं जो कि हमारे काम आने के हैं, और कई रेगिस्तान के जो अनूठे जीव हैं, वो सब इन खरपतवारों और इन पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इनको हमें समझना बेहद आवश्यक है। तो हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि थार मरुस्थल के खेतों और उनके आसपास की जैव विविधता में क्या क्या चीज पाई जाती है उसके ऊपर। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं वनस्पतियों की, क्योंकि वनस्पतियां जो हैं वो सबसे सामान्य चीज है जो कि हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं और दिख जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि एक उंदर पूंछो घास है। ये एक घास होती है जो सामान्यतः पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है, चिकनी मिट्टी होती है, वहां पे ये घास उग जाती है थार मरुस्थल में। और इसके जो पीछे का हिस्सा रहता है जहाँ इसके फूल आते हैं, वो ऐसे जो है चूहे की पूंछ जैसे दिखते हैं। चूहे को मारवाड़ी में उंदर कहते हैं, इसलिए उंदर पूंछो घास है। और इसका वैसे तो ज्यादा कुछ उपयोग है नहीं, परंतु ये एक चारा भी देती है, छोटा चारा रहता है ये। और इसके अलावा इसके ऊपर जो है कि पतंगे जो होते हैं, विशेषकर पतंगों के लिए ये एक बहुत जरूरी घास होती है। पतंगे इन घासों में छुप जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे एक छोटी घास और होती है जो भी चिकनी मिट्टी और पानी वाले जगहों पर होती है, तो उसे हम कहते हैं सुरसिया घास के नाम से इसको जैसलमेर में जानते हैं। और ये सब जो चिकनी मिट्टी और ये है, ये चट्टानी पथरीले जो मगरे हैं उनके किनारों पे और उनके ऊपर के सरफेस में होती है, क्योंकि मगरों के ऊपर क्या होता है कि जो चट्टाने हैं तो उनमें जड़ें ज्यादा नीचे तक जा नहीं पाती हैं, तो अधिकांशतः वहां पे छोटी जड़ों वाले पौधे जो हैं वो पनपते हैं। अब इसमें आप देखेंगे एक तीसरा है, संतरी के नाम से है एक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम है इवोल्वुलस एल्सिनोइड्स। तो ये जो पौधा है ये यहाँ जैसलमेर में एक खास रूप से आयुर्वेदिक औषधीय पौधा भी माना जाता है, और ये पानी के बहाव के साथ साथ में रहता है। और इसके जो फूल हैं, इसके फूलों को काम में लिया जाता है औषधि के रूप में, और इसकी जड़ है उसको भी एक ठंडक देने के हिसाब से काम में लिया जाता था पहले। अब आप देखेंगे इसी में ही हमारे चट्टानी जो पौधे हैं, क्योंकि चट्टानों पे क्या है का क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है,
तो इस पे जो पौधे उगते हैं वो भी बड़े यूनिक पौधे रहते हैं। तो इनमें एक है आपका धमासा है, जो सबसे ऊपर आपको फूल दिख रहा है गुलाबी रंग का। तो धमासा जो है, ये जो है जिस पे पॉइंट कर रहा हूं मैं, तो धमासा भी एक आयुर्वेदिक पौधा है और आमतौर पे हम इसे खरपतवार समझते हैं। और ये समझा जाता है कि भाई जिस खेतों में चट्टानी और पथरीले जो जमीन वाली सतह होती हैं वहां पे धमासा अपने आप उग जाता है। और इसको जैव विविधता में इसका एक और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण खेती में रोल है कि जहाँ पे ये उगता है तो वहां पे फसल अच्छी मान्य होती है, ऐसा माना जाता है। तो कई किसान जो हैं जिनके बारानी खेत होते हैं तो वो वहां पे इसको उगने देते हैं, इसको उखाड़ते नहीं है, और वो उसको उगने देते हैं। और फिर अगली बार जब गर्मियों में बरसात से पहले जब इसका हल चलाया जाता है तो इसके पौधे इस मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, इसके बीज और पौधे, और वो अपने आप जो है खाद का भी काम करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डेवलप कर देते हैं। और उसके अलावा वो बाद में जब फसल तैयार हो जाती है तो वो जमीन को वापस से मिट्टी को वहां जो पतली परत रहती है उसको उड़ने नहीं देते, और ये बहुत अच्छी घास के रूप में इसको संभाल कर रखते हैं। इस धमासे के एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है थार मरुस्थल के अंदर, कि हमारे यहाँ का जो राजस्थान का राज्य पक्षी है और जो अति संकटग्रस्त गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो बरसातों के बाद में इस धमासे के जो खेत होते हैं, इस धमासे के जो मैदान है, उनमें वो आते हैं और वहां पे जो छोटे मोटे कीट पतंगे जो रहते हैं उनको वो खाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हैबिटेट क्रिएट करता है, जो कि आदमी ने के साथ में जो खेती का जो उसका क्रियाकलाप है उसके अंदर वो एक गोडावण के लिए भी एक हैबिटेट को तैयार करके और संभाल कर रखता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब प्लांट है हमारे यहाँ का। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें हिरण चाबो है इसके धमासे के नीचे। ये जो है हिरण चाबो फार्सेटिया हैमिल्टोनियो है। ये जो चिंकारे होते हैं, चिंकारों का एक ये बहुत फेवरेट क्या उसका स्वादिष्ट घास होती है और इसको ये खाते हैं, तो इसलिए इसका नाम हिरण चाबो है मारवाड़ी में। तो ये भी एक बहुत अच्छा पौधा है, और विशेषकर कि अगर आप इसे अगर आप इसके बीज इकट्ठे करके और आपके खेत के जो किनारे हैं उसके ऊपर आप इसको लगाकर रखेंगे तो जो हिरण जो खेत में आ रहा होता है वो एक बार से वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि उसका स्वादिष्ट जो भोजन है, जो चारा है, वो आप इसको खेत की किनारे पर ही दे देंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेषकर जो लोग अपने गोचरों और ओरणों में जो घास लगाकर और उसको तैयार करते हैं, वहां पे जो उसको वापस से पुनरुद्धार करते हैं, तो वहां पे इस पौधे को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होगा कि आप वहां पे घास लगा देंगे, चारे वाली घास है, लेकिन जो वन्य जीवों का जो स्वादिष्ट भोजन है वो वहां पे उपलब्ध नहीं होएगा, तो वो वहां पे नहीं आएंगे और वो खेतों की तरफ ही आते रहेंगे बार बार। तो इस हिरण चाबो के ऊपर भी हमें जो है संभाल के रखना और इस पे गौर करना जरूरी है। इसी तरीके से इसमें नीचे आपको मिलेगी एक काली बुई है जो कि हेलोट्रोपियम बैसिफेरम है। हेलियोट्रोपियम की 2-3 किस्में यहाँ पे पाई जाती हैं थार रेगिस्तान में, और वो सभी को हम काली बुई के नाम से ही जानते हैं। तो काली बुई जो है यहाँ के जो पतंगे और तितलियां हैं उनका ये बहुत जरूरी एक मतलब प्रजनन करने का पौधा है। अनेक जो तितलियां हैं, और जैसे कि आप देखेंगे प्लेन टाइगर है, और हमारे पैंसी है, और एक हमारा सॉल्ट एंड पेपर मॉथ आता है, पतंगा जिसे कहते हैं। तो ये सब इस काली बुई के पौधों के अंदर ही अपने अंडे देते हैं, और उनके जो लार्वा होते हैं वो इस काली बुई पे ही रहते हैं, पलते पोषित होते हैं। तो आपको मालूम है कि तितलियों और पतंगों का खेती के अंदर एक बहुत अहम रोल होता है कि वो परागण करने का काम करते हैं पेड़ पौधों का, और विशेषकर पतंगे रात के समय करते हैं कि कुछ हमारी फसलें होती हैं जिनमें भी कि फूल जो हैं वो शाम को खिलते हैं और उनका
परागण जो है, जब मधुमक्खी और तितलियां सो चुकी होती हैं, जब पतंगे रात को उड़कर उनका परागण करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण, जैसे हमारे चने का पौधा रहता है तो उसके जो फूल हैं या मटर है, ये जो है एकदम सुबह सुबह खिलते हैं या फिर शाम को खिलते हैं, तो उस समय उनको जाकर और परागण करने का जो काम है वो पतंगों द्वारा किया जाता है। तो पतंगों को हमारे खेतों के आसपास बनाए रखने में काली बुई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि काली बुई और को खरपतवार के रूप में खेत से निकाल दिया जाता है। तो इसे भी हमें खेत में, आसपास में खेत की जो हमारे किनारे हैं, मेड़ है, उस पे स्थान देना महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से एक है हमारे बेकर है। बेकर आपको देखेंगे कि ये चट्टानों पे भी उगता है और मरुस्थलीय धोरों में जो रेत है वहां पे भी आपको ये बेकर मिलेगा। और ये एक नाम तो इसका बेकर है, लेकिन ये जो है बेकार नहीं है। और ये छोटे जो जीव हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण चारे का काम करता है और आयुर्वेदिक औषधियां भी इससे बनती हैं। इसी तरह आप हमारे जो जैव विविधता में है, चमघास है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। कई लोग इसको सब्जी के रूप में भी काम में लेते हैं गांव के अंदर। फिर एक हमारा है जो कि चट्टानों पे, और ये एक बेहद लुप्त प्राय पौधा हो चला है अभी, बहुत मुश्किल से दिखता है। इसको खीर कीप या आंख थोर कहते हैं और सर्कस्टोमा एसिडम के नाम से इसका नाम है। ये केवल आपको चट्टानों के और जो पथरीले मगरों पे जो रास्ते हैं पानी के, उनके किनारे ही आपको उगा हुआ मिलेगा। ये एक काफी औषधीय पौधा है, लेकिन हम लोग क्या है आजकल इसको भूल चुके हैं, इन पौधों की विशेषताओं को। अब आप देखेंगे ये जो एक पौधा है इसको हम ग्रेविया टेनेक्स है बॉटानिकल नाम, और खीर क्या, इसको हम खिरोड़ी बोलते हैं। तो खिरोड़ी जो है एक बहुत स्वादिष्ट इसका फल होता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी थोड़ी गूदेदार और मोटी होती हैं। एकदम पथरीली मिट्टी में और चट्टानों के ऊपर ये उगता है। छोटा पौधा होता है, लगभग आप ये समझिए कि स्ट्रॉबेरी जैसा पौधा है इसका। और इसके जो फल होते हैं, ये फल काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उन्हें हम कच्चा भी खाते हैं राजस्थान के अंदर, यहाँ मारवाड़ में। और इसके जो पत्ते होते हैं उनकी भी सब्जी बनती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। और इसके जो पौधों का जो रस रहता है और इसके जो मोटे पत्तों का जो अंदर का गूदा रहता है, तो वो गर्मियों में और जब सूखा रहता है तो उस समय भी कई पशु जो हैं इसको चारे के रूप में काम में लेते हैं। हिरण इसको खाता है। तो ये भी एक हमारी जैव विविधता के अंदर महत्वपूर्ण पौधा है। इसी के साथ में आप देखें एक पौधा है गंगन के नाम से, ग्रेविया टेनेक्स। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है कि ये रेगिस्तान के पथरीले स्थानों पर जहाँ पे कुछ नहीं उगता वहां पे इसके पेड़ उग जाते हैं। और ये एक मध्यम आकार का पेड़ होता है, तकरीबन 8 से 9 फीट ऊंचाई पर तक पहुंच जाता है। अच्छा माहौल इसको मिलता है तो, अन्यथा क्योंकि अधिकांशतः इसको बकरियां और भेड़ें इतना ज्यादा इसकी चराई करती हैं कि ये पौधा मुश्किल से 4 फुट भी नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जहाँ पे चराई नहीं होती है वहां पे ये पेड़ का रूप ले लेता है। और इसके अंदर खासियत है कि इसके ऊपर सफेद रंग के फूल निकलते हैं, काफी ऐसे एक छोटे 1 रुपीज कॉइन के साइज के, और वो काफी अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी कीट पतंगों की जैव विविधता है उसको। और जब गर्मियों में और हल्की सी भी आंधी के बाद बारिश आती है तो इसके ऊपर फूल आ जाता है। तो वो जो स्थानीय मधुमक्खियां हैं, जो रेगिस्तान में मधुमक्खियां घूम रही हैं गर्मी में, तो उनको ये इसके फूल जो हैं वो मकरंद उपलब्ध करवाते हैं। और एक बहुत अच्छा पेड़ है हमारे यहाँ के हिसाब से, जो कि जैव विविधता के लिए जरूरी है। फिर एक पौधा है चट्टानों का ही, वो भी है, वज्रदंती है। फिर वज्रदंती सभी जानते हैं, आयुर्वेदिक पौधा है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे घासों में कई सारी किस्में हैं।
तो उनमें से एक है मूरठ घास। ये घास भी बहुत इम्पोर्टेंट घास है कि ये घास जो है एक कैनोपी सी बना लेती है, एक गुच्छा बना लेती है रेगिस्तान के अंदर, और कई छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं वो इसकी छाया के अंदर उगते हैं, क्योंकि इसके जो है मतलब 4-5 फीट का मोटा इसका घेरा होता है और वो बहुत सघन रूप ले लेता है, तो उसके नीचे ही जो है छाया रहती है। और पौधे, अनेक पौधे जैसे जो है शंख, जो संतरी है वो हो गई, और कुछ छोटी बेलें होती हैं, वो सब इसके अंदर से ही निकलती हैं और वहीं पे सुरक्षित रहती हैं। तो ये भी एक हमारे महत्वपूर्ण पौधा है जैव विविधता के लिए, और ये कि बहुत बेहतर चारा भी है, और जिसको वन्य जीव तो खाते ही हैं, हमारे ऊंट, बकरी, गाय इसको बहुत चाव से खाती हैं। विशेषकर गायों के लिए तो एक बहुत स्वास्थ्यवर्धक चारा माना जाता रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण हमारे जैव विविधता में वनस्पतियों में आता है गूगल का पौधा। गूगल जो है आप सभी जानते हैं कि पूजा में काम में लिया जाता है, आयुर्वेदिक औषधियों में काम में लिया जाता है। तो गूगल एक जो पौधा है वो सबसे कठिन जो भाग होता है चट्टानों का उसी पे उगता है, और एक साल भर ये सूखे पेड़ के रूप में रहता है। जब बारिश आती है, जब थोड़ा हरा हो जाता है, अन्यथा इसमें फूल खिलते रहते हैं। साल में ये लगभग 8 से 9 महीने इसमें फूल खिलते रहते हैं। छोटे छोटे लाल रंग के फूल होते हैं, जो कि उनकी खुशबू भी जैसी गूगल की खुशबू होती है वैसी उनकी खुशबू होती है, और छोटे जो कीट पतंगे हैं वो अपने आप इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पौधा है हमारे जो कीट पतंगों की जैव विविधता है उसके लिए। उसके अलावा इस पे छोटे छोटे फल लगते हैं जिसे गुगलानी के नाम से जानते हैं लोकल देसी भाषा में, और उन फलों को खाने के लिए जो छोटी चिड़ियाएं हैं वो इसके ऊपर काफी आती हैं, जिनमें बुलबुल है और आपके वार्बलर्स हैं, बाबलर्स हैं। तो ये सब इसको प्रेफर करते हैं, और ये काफी एक जब इस पे छोटे फल लगे रहते हैं तो ये काफी गहमा गहमी वाला पेड़ बन जाता है। तो आप देखेंगे कि यहीं पे चट्टानों में आपको और भी अनेक पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, जिनमें शतावरी है, लंप घास है, कंकेड़ी है, कंटेलो है। कंटेलो के बारे में आपको बताऊंगा, तो कंटेलो का जो कंटेला है उसको आमतौर पर ऊंट कंटेलो के नाम से भी जाना जाता है, और कंटेलो की यहाँ पे 4-5 प्रजातियां थार मरुस्थल में उपलब्ध हैं। अलग अलग हैबिटेट के अंदर अलग अलग कंटेले की इस वैरायटी उपलब्ध है यहाँ पे। तो जो कंटेला है इसको आमतौर पे कोई जीव नहीं खाता है, तो ये हमारे खेतों में सबसे ज्यादा खरपतवार के रूप में उग जाता है। और कई किसान हैं जो शिकायत करते हैं कि भैया हम इसका क्या करें, कि ये तो हमारे खेत में काफी ज्यादा उगने लगा है। और बीच में कुछ ऐसा भी था कि भाई पहले तो ये पौधा रेगिस्तान में होता ही नहीं था, और अब ये पौधा हर जगह नजर आ रहा है, ये कहाँ से आ गया, और ऐसा ऐसा। ये क्या असल में हमें ज्ञान नहीं हुआ है, तो इसके कारण ये भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो गई। असल में कंटेलो यहाँ पे रेगिस्तान में पहले से मौजूद था, और ये हिरण और ऊंटों का फेवरेट पौधा है, उनको वो इसको खाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि हमने खेतों में फेंसिंग कर दी है, तो खेतों में ऊंट आ नहीं पाते, हिरण अच्छे से आ नहीं पाते, तो वो इसके पौधों को नहीं खाते। तो इस कारण क्या होता है कि पौधा बड़ा हो जाता है और इसमें कांटे खूब होते हैं। जब कांटे खूब होते हैं तो हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको खरपतवार को अच्छे से निकाल भी नहीं पाते, कि अगर इसका कांटा बढ़ जाते हैं, इसके कांटे बढ़ गए और इसमें फूल आ गए और फूल आकर बीज बन गए तो वो फैलते जाते हैं। तो ये एक बहुत कि हम हमारे जैव विविधता जो है उसका एक बहुत सटीक उदाहरण है कि हम किस प्रकार से जैव विविधता को इम्बैलेंस कर रहे हैं हमारे क्रियाकलापों से, और उसे हम सुधार भी सकते हैं बशर्ते कि हम थोड़ा सा खेत पर ध्यान दें और खेत के आसपास के माहौल को हम समझें कि भाई ये जो पौधा है ये पौधा हिरण भी खा रहा है और ऊंट भी खा रहा है। तो लेकिन हम ऊंट और हिरण दोनों को ही खेत में नहीं आने देना चाहते। तो ये एक थोड़ी सी हमारी समस्या है जिसे हमें बदलना पड़ेगा कि भाई आपके या तो आप इसको
जब ये पैदा हुआ, बीज से निकला, आप उसी समय इसको निकाल दें, इसको पनपने ना दें, है ना। और नहीं तो आप जो है इन जानवरों को आने दें, क्योंकि आमतौर पर हम ये समझते हैं कि भाई ये जानवर आएंगे और हमारे फसल को नुकसान पहुंचा जाएंगे। बेशक वो कुछ फसल को खाकर जाएंगे, लेकिन वो फसल के साथ में उनके लिए जो स्वादिष्ट भोजन खेत में उपलब्ध है, जो कि हमारे खरपतवार हैं, वो उन्हें भी खाकर जाएंगे और उन्हें भी कंट्रोल करेंगे। ये हम लोग जैविक खेती में किसानों को हमेशा समझाते हैं, और उसके हमें फायदे भी मिलते हैं। कि आप अगर गौर करेंगे कि हिरण जो है, जो चिंकारा है या काला हिरण है, वो जब आता है खेत में और वो खेत के फसल का ऊपर का हिस्सा जब वो खा जाता है, तो एक पौधे के अंदर की, जब जैसे हमारे में कोई बीमारी का लक्षण होता है तो हमारी शरीर अंदर से एंटीबॉडीज को विकसित करने का काम करती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो है, जब पौधे को हिरण खाता है या ऊंट खाएगा, तो वो पौधा जो है अपने अंदर से एक जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वो देगा, और वो पौधा जो है जब उसके ऊपर का तना चला जाएगा, तो वो साइड में से जो है अपने आसपास में से नई डालियां विकसित करेगा। और उसका जो है, जब वो नई डालियां विकसित करेगा, तो वो अपने अंदर जो रासायनिक क्रिया है, तो उससे वो पौधे को मजबूत भी बनाएगा कि भाई मुझे इसको लड़ना है, ये जो कमी आई है, मेरे को जो नुकसान पहुंचाया है जीव ने, तो मुझे उससे लड़ना भी है। तो वो जब सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होंगी, तो उससे जो दाना विकसित होएगा, और उससे क्या हो कि दाना विकसित होएगा, तो उसमें उस जो रासायनिक क्रिया का जो गुण है वो उस दाने में भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब साइड से जब डालियां निकलेंगी, तो जितनी ज्यादा अधिक टहनियां निकलेंगी, तो उसके ऊपर फूल भी ज्यादा लगेंगे। फूल ज्यादा लगेंगे तो आपका फलियां हैं, जो भी बीज हैं, वो ज्यादा बनेंगे। हो सकता है कि भाई हाइब्रिड बीज है और उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो बीज का जो दाना है की जो साइज है वो छोटी रह जाए, लेकिन उसका जो स्वाद है, जो जिसे हम कहते हैं कि भाई ये तो जो है स्वादिष्ट जो अनाज है या दाना है, तो वो उसका जब भी स्वाद उत्पन्न होएगा जब वो केमिकल रिएक्शन जो है, उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया पौधे में होएगी। अन्यथा पौधा जो है आपका चल रहा है, कोई उसको खा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा, हाँ भाई सीधा सीधा उसका तना गया और ऊपर उसमें फूल आ गया, बीज लग गया, और किसान भाई आए, उसका बीज पक गया, उठा कर लेकर चले गए बाजार में, बेच दिया। दाना तो मोटा है लेकिन उसमें गुण है नहीं, ना स्वाद है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई हम जैव विविधता और खेती के बीच में हमारा जो तारतम्य है उसको हम कैसे बैलेंस करें। और जैविक खेती के अंदर हमें ये चीज़ को विशेषकर किसानों को इस चीज बहुत गौर करना जरूरी है कि जो चीज़ है आसपास की जैव विविधता के साथ में बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, वो बताना जरूरी है। अब एक ये आपको मैं इसके नीचे कंटेलों के बाद में आपको एक दिखाता हूँ। ये हमारे सिम्बोपोजोन जावरन कुसा नाम से घास है, जिसे कि हम लोग यहाँ देसी भाषा में बुर घास कहते हैं। ये एकदम चट्टानों के बीच बीच में होती है, और ये एक, जैसा कि आप जो लोग जानकार हैं सिम्बोपोजोन के नाम से ही समझ गए होंगे, ये एक लेमन ग्रास की किस्म है, जो कि स्थानीय किस्म है, और इसके अंदर से बहुत बढ़िया इसके पत्तों में से और जड़ों में से खुशबू आती है लेमन ग्रास की तरह, और एक आयुर्वेदिक पौधा है। पहले इसको राजस्थान में और यहाँ मारवाड़ के अंदर इसके पत्तों को काम में लिया जाता था भोजन बनाने के उसमें एक संघ के दौर पे। और इसके अलावा इसके झाड़ू भी बनाए जाते थे। जब मिट्टी का आंगन होता था उसके ऊपर इसका झाड़ू मतलब फेरा जाता था, तो इसके रगड़ खाने से, इसकी सूखी पत्तियों के और इसके जड़ों के रगड़ खाने से जो इसका ऑयल कंटेंट था वो रिलीज होता था, और एक खुशबू निकल कर आती थी, जो कि मिट्टी के घरों में एक अलग ही आभा देती थी। बाकी ये एक कई सारे जो पतंगे हैं उनके लिए और तितलियों के लिए एक बहुत बढ़िया घास है, और इसके आसपास काफ़ी
देखे भी जाते हैं, तितलियों के झुंड इसकी खुशबू से आकर्षित होकर आते हैं। तो एक ये बहुत खेत के अंदर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आप साइड साइड में इसको घास को हम लोग लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया घास मानी जाती है ये। तो ये आपने देखा, इसके अलावा कुंभत का पेड़ है, अरणी का पौधा है और थोर का पौधा है। तो ये सब हमारे थार की जैव विविधता के और विशेषकर चट्टानों की जैव विविधता में बहुत उपयोगी हैं। अब हम देखते हैं कि खड़ीनों के आसपास में जो बड़े बड़े पेड़ हैं और तो वो कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले रोहिड़े से हम सभी परिचित हैं। रोहिड़ा एक महत्वपूर्ण पौधा है हमारे यहाँ का। उसके अलावा आप देखेंगे कि खेजड़ी भी है जो कि खड़ीनों के आसपास में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जैव विविधता का सबसे बड़ा स्रोत ही खेजड़ी का पेड़ है कि भाई इसके पत्ते जो हैं वो पशु भी खाते हैं, इसके अंदर फूल लगते हैं तो हर तरीके का कीड़ा पतंगे और तितलियां इसके ऊपर आकर्षित होती हैं। इसकी फलियां लगती हैं तो बीज खाने भी कई सारे पक्षी आते हैं फलियों को खाने। और उसके अलावा इसमें अगर आप खेजड़ी का एक पेड़ देखेंगे तो आपको उसके ऊपर कई सारे घोंसले मिलेंगे जिसपे गिद्ध से लेकर छोटे छोटी पक्षियों तक के घोंसले उस पे होंगे, बाबलर्स तक के। और इसके अलावा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर बड़े बड़े खोल बन जाते हैं, जिन खोलों के अंदर गो वगैरह जैसे प्राणी भी इसमें रह लेते हैं। तो खेजड़ी एक हमारे यहाँ का एक बहुत उपयोगी और बहुआयामी पेड़ है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो लोग खड़ी नौर से परिचित हैं तो यहाँ पे लाई का पेड़ है, फिर साटो है। साटो एक छोटी घास जैसी होती है जो काफी, इसके ऊपर चींटियां वगैरह काफी आती हैं इस पे। और फिर रुदंती है, रुदंती भी एक औषधीय पौधा है। और जो जमीन का जो खारा सतह होती है जहाँ पानी भर जाता है और फिर सूख जाता है तो वहाँ ये फैल जाती है और एक काफी इम्पोर्टेंट मैदान का रूप होता है इसका। और इसके रुदंती के जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ पे एक चीज नोट करिए कि जो सारस होते हैं हमारे, कुर्जा जो हैं, तो कुर्जा जो है झुंड के झुंड इसके मैदानों में आपको दिखेंगे और वो इसके बीज खा रहे होते हैं। तो एक काफी एक यूनिक चीज है। और अब वो इसके बीज खा रहे होते हैं या इसके सूखे पौधों को खा रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो रिसर्च का विषय है। लेकिन हाँ, कि जहाँ पे रुदंती का मैदान रहता है तो वहाँ पे क्रेन्स काफी नजर आते हैं और ये हमारे विशेषकर खड़ीनों के आसपास में और जो रण के जो क्षेत्र हैं जैसलमेर में, वहाँ की ये जैव विविधता में एक इम्पॉर्टेंट पौधा है। इसके साथ में आपको लूणी है, एक लूणक है। तो ये सब पौधे हैं जो कि हमारे सॉल्ट मतलब नमक का जो है, आमतौर पर हम कहते हैं कि भाई जमीन हमारी खारी हो रही है और जमीन के ऊपर जो है, तो ये जो पौधे हैं ये जमीन की जो नमकीन सतह है उसके अंदर ये उगने का क्षमता रखते हैं और रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए होते हैं जिनके ऊपर की आसपास के जो तितलियां वगैरह हैं वो उसके ऊपर निर्भर रहती हैं। और इसमें विशेषकर आप ये लूवो देखेंगे पीले फूलों वाला जो ज़ैगोफैलम सिंप्लेक्स है, इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल बीज फल लगते हैं इसके। और उन्हें मतलब इन फलों को खाने के लिए भी जो है चिड़ियाँ खूब आती हैं, जिनमें आप देखेंगे स्पैरोज हैं, फिर आपके जो चेस्टनट पेट्रोनिया है वो है, और मुनियाज हैं, इंडियन सिल्वर बिल हैं। तो जो छोटे पक्षी हैं वो इसके बीज खाने काफी आते हैं और जहाँ पे इसका एक नमकीन सतह पे जहाँ पे इसका मैदान सा बन जाता है तो काफी दिन भर उस पर हलचल बनी रहती है पक्षियों की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम खेत की मेड़ पर इसके पौधों को पनपने दें तो चिड़ियाएं जो हैं इसको ज्यादा प्रेफर करेंगी, हमारे जो बाजरा और है उसको थोड़ा कम आएंगी वो उसके ऊपर। तो ये हमारे पेड़ थे। फिर इसमें कंकेड़ी है, बोरड़ी है। आप बेर को, बोरड़ी जो है बेर को ही कहते हैं हमारे यहाँ पे, और बेर भी एक इम्पॉर्टेंट पौधा है। ये साल भर इसमें मधुमक्खियाँ जो है फूलों से रस लेती हैं और इसके फल जो हैं वो भी छोटे पक्षियों के लिए बहुत बहुउपयोगी हैं। बेर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है कि जिन्हें हम कहते हैं कि
भाई लटें लगती हैं, तो लटों को खाने के लिए भी सबसे ज्यादा पक्षी जो हैं वो आपको बेर के पौधों के आसपास नजर आएंगे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ की जैव विविधता को संतुलित करने वाला पौधा बन जाता है ये। इसके बाद में इन्हीं पौधों में कुछ पौधे हैं जो कि रेत के ढोरों पर भी उगरे होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा बुई है। बुई बेसिकली एरेवा किस्म के जो पौधे हैं उन्हीं को ही कहते हैं। तो इसमें भी जिस प्रकार से काली बुई थी वैसे तो ये सफेद बुई है, और इस बुई में भी हमारे पास में 3 किस्में यहाँ पे जैसलमेर में है, जो कि एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट है छोटे जो जीव हैं उनके लिए, और पक्षियों के लिए भी ये काफी अच्छा है। पक्षियों का नेस्टिंग मटेरियल जो है इसके सूखे फूलों से आता है, जो कि एक कॉटन की तरह होते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है, जिससे कि जो कि रीजेनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्थानीय जीवों के लिए। आप देखेंगे कि चूहे भी इसको जो है इसके फूलों को ले जाकर और अपने बिलों में एक बढ़िया सा गद्दा बना लेते हैं, जिसपे उनके बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है हमारे यहाँ का। इसके साथ ही आप और भी पौधे देखेंगे, तो ये सब हमारे यहाँ के हैबिटेट में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये प्रेजेंटेशन जो है मेरा अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस जैव विविधता को यहाँ पे बचाने के लिए सब अपने अपने खेतों पे जो है गौर फरमाएंगे। तो अब मैं हमारे दूसरे साथी हैं अमिताभ बालोच जी, तो मैं उनको देता हूँ स्क्रीन कि अमिताभ जी आप भी कुछ बताएं। और जी नमस्कार सभी श्रोताओं को। नमस्कार डूके जी, नमस्कार पार्थ जी। अधिकतर सारी बातें तो पार्थ जी बता ही चुके हैं हमारे जैसलमेर और थार मरुस्थल के बारे में। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस साल वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के ऊपर जो हमारे स्लोगन मिला है, वी आर द चेंज, वी आर द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन हम क्यों ढूंढ रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल तो ये उठ रही है, हम सॉल्यूशन ढूंढ ही क्यों रहे हैं? क्या हमारे इतने साल की जो पीढ़ियां थी या फिर जो हमारी जनरेशन्स निकली है, उन लोगों ने कभी इन चीजों के बारे में सोचा नहीं, या फिर उन्होंने उस वक्त अपने स्वार्थ के ऊपर जाके सोचा और आज की पीढ़ियां उन चीजों को भुगत रही है। इसका छोटा सा एग्जांपल, कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर मैं देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी फेंसिंग की हुई है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेंसिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब सारे कॉन्टिनेंट्स अपने हिसाब से अलग अलग हो रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले अलग होने वाला कॉन्टिनेंट था, प्लस वो कंट्री भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी फेंसिंग की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक वाइल्ड डॉग वैरायटी है उनको सेपरेट रखने के लिए, ताकि जो यूरोपियंस और यूरोपियंस जो वहां पे आए थे वो लोग अपनी वहां पे भेड़ की खेती कर सके। जैसे आप सब अधिकतर जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी शिप के अपने एक्सपोर्टर है, तो वो चीज वहां पे उनके आगे उनकी वहां की बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट किया। जो डिंगोज हैं, उस जो वाइल्ड डॉग की वैरायटी है उनका नाम है डिंगो, और डिंगोज है वो एक सेपरेटेड एरिया के अंदर आके रह गए हैं। उस फेंसिंग से वो उधर जा नहीं सकते और उस फेंसिंग से वो उधर आ नहीं सकते। अब दिक्कत ये हुई, डिंगोज मुख्यतः जो खाते थे वो वहां के जो कंगारूज हैं उनको खाते थे। अब उससे ये दिक्कत होगी कि डिंगोज एक साइड रह गए, कंगारू एक साइड रह गए। अब कंगारुओं की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उसके लिए अब वहां पे कई बार सरकार शिकार के ऑर्डर भी निकालती है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो अलग मैटर है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एग्जिस्टेंस में जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे पहले समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये सर इसमें ये आती है कि जैसे आज हम अपने थार मरुस्थल जैसलमेर की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो मूलतः यहाँ के जो पेड़ है, यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, यहाँ के जो जीव है, यहाँ के जो जंतु हैं, यहाँ के जो कीट है, यहाँ के जो पतंग है, उन्हीं के ऊपर हमारी सारी चीजें फोकस होनी चाहिए। जैसलमेर की हिस्ट्री आज से 1000 साल पहले की, 1000 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि 1000 सालों तक यहाँ की जनरेशन और यहाँ पे लोग रहे हैं। तो
उन्होंने यहाँ पे सस्टेन किया है अपने आप को। उन्होंने अपने जीवन को अलग अलग तरीकों से जीने के तरीके निकाले। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे निकाला गया, फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे निकाला गया। जो बायोडाइवर्सिटी कही जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे जंगल क्रिएट किए गए, और जंगल इस तरीके से क्रिएट किए गए, उन जंगलों के बीच में से नदियों के रास्ते बनते हैं, उन नदियों से छोटे तालाब भरते हैं, उन तालाबों से निकलने के बाद में जो खेत है, जो हम थोड़ी देर पहले हमारे पार्टी ने बताया था, खड़ीन खड़ीन, उन खड़ीनों में पानी भरता है। उसके बाद इन खड़ीनों से भी आगे जाके छोटे मोटे तालाबों में और इनमें नदियों में ही ये पानी छोड़ा जाता था, एंड में जाके रण में जाके मिलता था, ताकि रण के अंदर जाके पानी खारा ना हो। उससे पहले पहले बहुत से मैनेजमेंट सिस्टम बनते थे। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी ये है कि हम सभी को मिलके, ना कोई सरकारें कोई कुछ करने वाली है, ना कहीं पे कोई कुछ करने वाले हैं, हमें बेसिकली सब जो जनता है उसको उठ के सामने आना पड़ेगा। भाई हमें हमारे एरिया को संभालना है। कोरोना की महामारी ने हमें सबको एक बहुत बड़ी चीज सिखाई है अभी के टाइम पे। जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी की भी बात चल रही है, तो ये सारी चीजें क्यों हुई? ह्यूमन का इम्यून सिस्टम भी वीक हुआ है, जैसे जैसे नेचर वीक हुई है। जब तक हमें नेचर को बैलेंस नहीं करेंगे, हमारा इम्यून बैलेंस नहीं होगा। ये दोनों साइमल्टेनियसली है, दोनों बराबर चलेंगे, बिल्कुल साथ में चलेंगे, दोनों को हम अलग करके कभी देख नहीं सकते। तो जितना हो सके, जितना भी हो सके, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अपने आसपास का जो नेचर है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे आसपास के जो वन्य जीव है, उनको हम बचा सकें। खाने के शौकीन बहुत लोग हैं, जानवरों के दुनिया के अंदर, नॉनवेज मीट बहुत ज्यादा खाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, वो उसका एक अलग फैक्टर है। पर उसका कमर्शलाइज तौर पे आप लोगों ने, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, वो कमर्शलाइज तरीके से डेवलप हो रही है। पहली चीजें थी जो बेसिक उनकी रोजगार हुआ करते थे, कि भाई इससे हमारी सस्टेनेबिलिटी निकालनी है, हमें इससे हमारे लाइफ निकालनी है। हम जैसे जो पहले पशुपालक होते थे, वो सिर्फ पशु ही पालते थे, उन्हीं के क्रय विक्रय से उनका जीवन यापन चलता था। आज के टाइम पे ये टोटली इंडस्ट्री है। पहले वो जनरेशन बाय जनरेशन का काम होता था, अब ये ना जनरेशन बाय जनरेशन का काम ना होते हुए एक सिंपल लिमिटेड मार्केट बढ़ चुका है। इसको कंट्रोल और एम्पावर और इसके ऊपर पूरी, जो कहते हैं ना, अपना पूरा कंट्रोल एक ही लिमिटेड मार्केट के हाथ में। अब ऐसे करते करते सारे बिजनेसेस अलग होते जा रहे हैं, हर चीज कमर्शलाइज हो रही है आने वाले टाइम के साथ में। तो हम लोगों को जैसे भी हो सके, जैसे भी हो सके, जितना बचा सके हम अपने उत्तर को तो बचाएं। अब वी आर द सॉल्यूशन। खुद से बैठ के पूछिए कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया था। और जैसलमेर के अंदर हम ये कहेंगे तो, अगर हमारे जो पुराने एंसेस्ट्रल जो पैटर्न्स है, अगर उनको भी आज हम फॉलो करते हैं, जैसलमेर वाले आने वाले 10,000 सालों तक भी यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। अगर हम अपने एंसेस्ट्रल जो हमारे पैटर्न्स जो हमारे यहाँ पे थे, अगर उनको फॉलो नहीं करता है, टेक्नोलॉजी आई है, अपडेशन आया है, सब अच्छा है, पर उनके साथ भी हमें लेके चलना जरूरी है। सिंपल सी एक छोटी सा एग्जांपल है, नई वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी है। पहले तालाब बनाते थे, वहां से मटके भर के पानी भर के लेके आया करते थे, ऊंट गाड़ों पे लेके आया जाता था। तालाब कुछ कुंड बनाए जाते थे, बेरिया बनाई जाती थी, कुएं बनाए जाते थे, जहाँ पे इन वाटर्स को कंजर्व किया जाता था और फिल्टर होते थे। एक्चुअली में ये जमीन से ऑटोमेटिक इनका फिल्ट्रेशन एक सिस्टम भी बनता था। तो हमारे पूर्वजों के पास वो टेक्नोलॉजी थी, और आज के टाइम पे हमारे पास सिंपल से आज है, पूरा जैसलमेर जिला है वो नहर नहर पे आधारित हो चुका है। नहर आने से हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बिगड़ी। नहर आने से फायदा भी हुआ है। फायदा ये हुआ है कि हमारे यहाँ पे खेती का क्षेत्र बढ़ा, इनकम का, जो लोगों की आय थी वो बढ़ी। और उसका हमने नुकसान क्या झेला? हमारे चारागाह खत्म हुए, पहला। दूसरा, जो प्राणी हमारे यहाँ के नहीं थे, जो जीव हमारे यहाँ नहीं पाए जाते थे, वो नहर के सहारे चलते चलते यहाँ पे आए, जिनमें से एक नील गाय है, जो हमारे यहाँ की नहीं थी। दूसरी, अब सरकारी जो स्कीम्स चलती हैं, कई जगह चलती है कि आप अनार की खेती करिए, खजूर की खेती करिए, जैसे हमारे यहाँ पे चल रही है, जैतून है, अनार है, बागवानी के अंदर। जैसलमेर में हमारे नेटिव कभी तोतों की कोई प्रजाति नहीं थी, पर वो कुछ सालों में जब से अनार की बागवानी और दूसरी खेती की जो चीजें आई और नहर आई, तो वहां से तोते भी हमारे यहाँ पे आने चालू हुए हैं, जिनसे काफी इफेक्ट पड़ा है, और आने वाले टाइम में भी पड़ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इनके नेचुरल प्रीडेटर्स, क्यों नेचर अपने आप पे अपना बैलेंस बनाती है। जैसलमेर में अगर हमारे यहाँ पे आज गोडावन है, चिंकारा है, सांडे हैं, बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज हैं बर्ड्स की, तो छोटे छोटे मोटे बर्ड्स की तो
बहुत मतलब 250 प्लस काउंटिंग वेराइटीज तो आपको यहाँ पे वैसे ही मिल जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ की हमारी बहुत ही रिच है। और अगर सही तरीके से काउंटिंग करके बैठे हैं और सही तरीके से हम लोग अगर जैसलमेर को देखा जाए तो जैसलमेर अपने आप में एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी लेके बैठी है पूरे वर्ल्ड वाइड। ऐसी डाइवर्सिटी आपको और कहीं और है ही नहीं। पहाड़ी एरिया की तो फिर भी थोड़ी बहुत बायोडाइवर्सिटी में आपको कहीं ना कहीं सेम चीजें मिल जाएगी, बट जैसे आप थार मरुस्थल के अंदर घुसते हैं वहीं से आगे नजरिया पर्सपेक्टिव सब चेंज। थार मरुस्थल तो बताया गया है, जबकि थार मरुस्थल ना होते हुए थार मरुस्थल थोड़ा सा हिस्सा थार, थोड़ा पथरीला, थोड़ा चट्टानी, थोड़ा चिकनी मिट्टी का, थोड़ा जंगल का, तो इस तरीके का पूरा मिक्स क्लाइमेट है हमारे जैसलमेर का। अब इसके अंदर हमारे सिंपल से आपको मैं पैटर्न बताता हूँ कि किस तरीके से काम चल होता था। पहले के लोग यहाँ पशुपालन करते थे, खेती करते थे। पशुपालन के अंदर बकरी और भेड़ मुख्य यहाँ की रही, उसके बाद में मुख्य रही गाय, उसके साथ में रहे ऊंट। ये पशु तो हमारे यहाँ पे फिक्स थे, जिनके ब्रीडिंग और सार संभाल होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रासलैंड हुआ करते थे, चारागाह। उनपे 12 महीने इतनी हरी घास, इतना खाना पीने का आइटम, और मतलब खाने पीने की इतनी सारी चीजें, जैसे अभी पार्थ जी ने अपनी स्लाइड्स में बताया आपको, इतने सारे घासों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, छोटी बेलें हैं उनके बारे में, सब चीजों के बारे में बताया। और इससे ज्यादा और है। और आप ये सोचिए, जब पूरे जानवर इन्हीं चीजों को फीड करते थे तो इन सब की जो मेडिसिनल क्वालिटीज होती थी वो सारी चीजें उनको मिलती थी। उनका प्रॉफिट उनके दूध में और हर चीज के अंदर होते हुए हम इंसानों को मिलता था। अब भेड़ों से ऊन मिलता था, बकरियों से बाल मिलते थे, तो बकरियों के बाल से भी पुराने टाइम में रस्सियां बनाई जाती थी, उनसे कुछ माचे, कुछ अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। फिर आई हमारे भेड़। भेड़ से ऊन मिलती थी, उस ऊन का व्यापार होता था सिंध और इस साइड के देशों में। छोटा सा हम देखा जाए तो जैसलमेर ट्रेड हब में था। इट्स मतलब जंक्शन है, क्या आप कहते हैं, जंक्शन है, जिसमें जंक्शन टाइप था। छोटा सा, बहुत छोटा सा जंक्शन है। माना यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से सामान लेके फिर आगे की तरफ निकलना है। तो जैसलमेर के अंदर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा तरीके से डेवलप हुई कि तो यहाँ पे कल्चर भी डेवलप हुआ, कपड़ों के गारमेंट्स गारमेंट्स का मार्केट डेवलप हुआ, अनाज का मार्केट डेवलप हुआ। एक मिनट, सॉरी सर, एक मिनट। तो इन सब डेवलपमेंट्स के साथ में हमारी कई पीढ़ियां, जनरेशन यहाँ पे सर्वाइव करती रही, थ्राइव करती रही। बागवानी की गई, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे जैसलमेर के बड़े बाग है। यहाँ पे देश के हर कोने से अलग अलग जगहों से ला के पौधों को यहाँ पे संभाला गया, और कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक वो डेवलप हुए। लास्ट अभी कुछ सालों से हमारे जैसलमेर की जैसे कि हैं अवैध माइनिंग है, कुछ डेवलपमेंट के नाम के जो भी हमारे काम होते हैं समाज के अंदर, एक्चुअली हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि हम डेवलपमेंट किस लेवल पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस लेवल पे आगे बढ़ रही है, और हमें किस तरीके से, हमें एक्चुअली ये देखना है कि हमारे क्या नुकसान है और आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे। फिलहाल जैसलमेर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर मैं आपको बताऊं, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और टूरिज्म। टूरिज्म मैं ये चीज इसलिए जोड़ रहा हूँ कि टूरिज्म हमेशा से था। पहले इसकी टर्मिनोलॉजी अलग थी। पहले लोग पहले भी घूमने जाते थे, एक देश से दूसरे देश में, एक गांव से दूसरे गांव में, सब जगह जाते थे। उस वक्त ये चीजें इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से अब है। तो ये सारे अपने आपस में साथ में चलने वाली सेगमेंट्स हैं। पशुपालन, हम उतनी ही पशुओं को पाले जितनी हमारी जरूरत है। हम उन्हें अधिक एरिया में डालें, अधिक नंबरों में उगाएंगे, या उनके हम ज्यादा संख्या में अगर हम उनका प्रोडक्शन लेते हैं, जैसे बकरी है, हर दो दो तीन तीन महीने में बच्चे ले आएगी, साल में 2 से 3 बार बच्चे ले आती हैं, कई बार बकरियां, कई बार एक या दो। तो उनका जनरेशन, उनके प्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है। और उसी तरह हमारे जो ग्रास लैंड है उनका भी डिक्रीशन चालू होता है। अब हमें यहाँ पे बैलेंस बनाना है। हमें हमारे खेत के अंदर ही उनको चराना है, हमारे खेत के अंदर ही उनको करना है। अगर आपको खेत से बाहर जाके आप उनको कुछ कर रहे हो तो या तो आपके पास वाले खेत में जाएगी, या फिर उन जानवरों के एरियाज में जाएगी जो वाइल्ड लाइफ में अपने हिसाब से रह रहे हैं। बाहर जो चारागाह है वहां पे खुले में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन आराम से कर रहे हैं।
समुद्र में कचरा है। जैसे अभी सुनामी आया, हमारे तूफान आया था, तो तूफान ने सारा कचरा लाके मुंबई के तटों पे लाके छोड़ दिया वापस। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी जो नेचर है वो अपने आप से जवाब दे रही। लास्ट अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो नेचर हमारे लास्ट जैसलमेर में जो बर्बादी हुई है, मैं उसका छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सोलर एनर्जी तो अभी आई है, उससे पहले हमारे यहाँ पे विंड एनर्जी थी। विंड एनर्जी का छोटा सा नुकसान जो हमारे यहाँ पे ये हुआ, हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है, हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो। हमारे यहाँ पे आंधियां आती थी। आंधियां इसलिए आती थी ताकि हमारी जो फर्टाइल मिट्टी है और सॉइल मैनेजमेंट है, और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके जो सॉइल का स्टेटस सेट सेट करना है, सॉइल इरोजन है उसको मेंटेन करना, उसके लिए आंधियां आती थी। आंधियां बहुत कम हो गई। बरसातों का साइकिल हमारे यहाँ पे टूटा। ये बेसिक है। हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब हुई। जो हमारे यहाँ के पशु पक्षी थे, एक्चुअल में उनके नेचुरल प्रेडेटर्स कम थे, वो यहाँ पे आराम से रह रहे थे। अब उनके नेचुरल प्रेडेटर और कोई बाहर से ना आते हुए हम खुद इंसान बन चुके। अगर ये जीव जंतु और ये लोग नहीं रहे, ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, जो 84 लाख, अगर हमारे जैसे हिंदी शास्त्रों में बताया हुआ है, वैदिक शास्त्रों में कि 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य की। तो बाकी सारी जो योनियां वो क्या है, वो ये है, वो पार्ट है नेचर के, जिसके बदौलत ये प्रकृति है वो अपने आप में अस्तित्व में खड़ी है। आज वो अपने अस्तित्व में खड़ी है तो हम अपने अस्तित्व के लिए खड़े हैं और आराम से जी रहे हैं। पेड़ों को काटा जाता है और ये भी नहीं सोचा जाता कि हम दूसरा पेड़ लगा देंगे, पर वो एक पेड़ जो इतने सालों में डेवलप हो गए, उसमें कितनी सारी चीजें दी होगी हमें, फ्रूट है। और लोगों के लिए आज के टाइम भी हो गया ऑक्सीजन नॉर्मल है। अरे नहीं लोगे तो जाओगे कहाँ, ये भी सोचना जरूरी है। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बार खुल गए। कोरोना के अंदर सारे के सारे लोग आज के टाइम पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए ही मेन रड हो रही है। इम्यूनिटी सबकी वीक हो चुकी है कि नहीं, कोई नया कोई वायरस आया तो बॉडी के अंदर उसको डेवलप नहीं हो सकता, वो मतलब बॉडी उससे अडेप्ट ही नहीं हो पा रही। पहले वाले लोगों में ये थी कि वो उससे लड़ लेते थे, कुछ दिन लगते थे पर लड़ लेते थे। पर ऐसी बीमारियों को हम कुछ नहीं कर सकते जिनका सॉल्यूशन जो मतलब बनाई भी ह्यूमन मेड हो, मैन मेड। और आज के टाइम पे जो भी चीजें हमारे नेचर में हो रही है बर्बादी, वो सारी मैन मेड है। तो वी आर द प्रॉब्लम, सो वी हैव टू बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें ही देखना है, ये अपने दिमाग के अंदर सबको बैठाना जरूरी है। फाइनली ये है सर। डुके जी, ओवर टू यू नाउ सर। या धन्यवाद अमिताभ जी। आपने बड़ी सिंपल भाषा में काफी कॉम्प्लेक्स चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की। और आज का जो हमारा इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि कैसे हम जैसलमेर के लोगों को मतलब बताएं, समझाएं और उनको उन्हीं के जैव विविधता और उन्हीं के पादप वनस्पतियों के बारे में बताएं, जिससे उनको एक जैव विविधता की अच्छी जानकारी मिले और कैसे हम इन सब चीजों को बचा के हमारा खुद का, मतलब मैं अगर कहूँ तो इंसान इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर इस धरती पे कोई सबसे ज्यादा मतलबी जीव है तो वो इंसान है। और वो हर चीज में अपना पहले फायदा देखता है। तो जैव विविधता के अंदर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम अगर अब मतलबी हैं तो हमें अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए बाकी सभी जीवों को बचाना पड़ेगा। कल का जो दिन था उसको पूरी दुनिया में वर्ल्ड हनी बी डे के रूप में या बी डे के रूप में मनाया गया था। और आप सोचिए कि एक छोटी सी जो एक जीव है, एक हनी बी है, मधुमक्खी है, या मधुमक्खियों के जो समूह के बाकी छोटे छोटे जीव हैं, आप उनको अगर पूरे जैव विविधता के तंत्र से निकाल के रख दें तो आप ये मान के चलिए कि आपके और मेरे घर की थाली में जो खाना परोसा जा रहा है उसमें 80 से 90% जो भाग है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी ही वो एक छोटा जीव है जो परागण करती है। तो हम तकनीक से और हम विकास से और हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम वो काम नहीं कर सकते जो छोटे से छोटा जीव इस पूरे तंत्र में जैव विविधता के अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमें जैव विविधता के अंदर अपने आप को अच्छे से बीच में रख के और सारे जीवों को अपने आसपास में चारों तरफ में ऐसा रख के रखना चाहिए जिससे कि हम जैव विविधता का एक पार्ट बन के सबके साथ समेकित रूप से साथ चल सके।
इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज हमारे इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मुख्य रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पार्थ जगानी जी का और अमिताभ जी बालोच का। उन्होंने समय